कार के तौर पर देखते रहते हैं। कल भी हमने इन्हीं से बात की थी, आज फिर दोबारा इन्हीं को तकलीफ दी है, और उसका रीजन ये है कि एक किसानों का भारत में जो एहतजाज चल रहा है उस हवाले से बात करना, और साथ साथ भारत की तरफ से सीज फायर का वायलेशन किया गया और यह कहा गया है कि यूएन मिलिट्री ऑब्जर्वर्स की गाड़ी को निशाना बनाया गया। इन दोनों इश्यूज पे बात करेंगे। रोहित साहब, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए मेरे भाई। अच्छा रोहित भाई, मुझे ये सबसे पहला सवाल, 20 किसानों की मौत हो चुकी है 23 दिनों में, मेजॉरिटी वहां पे सर्दी लगने से मौत हुई, लेकिन एक बाबा राम सिंह भी है, आपको पता है, जिन्होंने खुदकुशी की, कनपट्टी पे गोली मारी और वो दुनिया में नहीं रहे। ये सिखों का जो प्रोटेस्ट है ये अब किस तरफ जा रहा है, पहले तो मुझे ये बताइएगा ताकि मैं समझूं कि आप दिल्ली में बैठे हैं, आपको पता है। क्या सरकार वाकई ही कुछ सोच रही है इनसे बात करने की, या इनको छोड़ दिया गया है कि ये सड़कों पर, दिल्ली के बॉर्डर पर ऐसे ही बेचारे मरते रहे? देखिए, गवर्नमेंट से इनकी बातचीत चल रही है। एग्रीकल्चर मिनिस्टर से बातचीत हुई, एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने यह भी बोला कि मैं भी एक किसान फैमिली से आता हूं, मेरी भी घर में खेती होती है और मुझे भी सब कुछ पता है कि खेती में क्या होता है और क्या प्रॉब्लम्स हैं। उनसे उनके इश्यूज पर कांग्रेस गवर्नमेंट, ये बिल जो है, ये बिल कांग्रेस गवर्नमेंट ही लाई थी। इस बिल को कांग्रेस गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स कपिल सिब्बल, जो कि आज ऑपोजिशन लीडर हैं और बहुत बड़े लॉयर हैं इंडिया के, उन्होंने इस बिल को पार्लियामेंट में डिफेंड किया था। गवर्नमेंट का ये कहना है कि ये इस बिल पर हमने डिस्कशन किया नहीं किया, लेकिन कांग्रेस इससे पहले डिस्कशन कर चुकी है, तब आपने इस पर ये ऑब्जेक्शंस क्यों नहीं देंगे? जहां तक बात है कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट खुद बोल चुकी है कि ये किसान ये हमारे हैं और हम इनसे बातचीत करेंगे, जो भी चीज मानने लायक होगी वो हम मानेंगे, जो चीज नहीं मानने लायक होगी वो नहीं मान पाएंगे, क्योंकि ये बिल हमें एट पैरिटी विद यूरोप एंड अमेरिका लाता है और हमें उसी तर्ज पे चल के आगे अपनी एग्रीकल्चर सेक्टर को बढ़ाना है। तो इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एक सवाल है यहाँ पे, एक सवाल है। आपने ये कहा कि कांग्रेस की तरफ से ये बिल लाया गया था, प्रिंसिपल की बात भी की आपने और सारी डिटेल बताई। क्या मोदी सरकार ये तो नहीं समझ रही कि उस वक्त इन्होंने ऑब्जेक्शन नहीं किया और ये शायद कांग्रेस ही इन सारे सिखों को यहाँ पर लेके आई है, और जितने 5 लाख की तादाद में किसान फार्मर यहाँ पे मौजूद है, पंजाब और हरियाणा बेल्ट के हैं, और वहां पे नॉर्मली पंजाब में आपको पता है और मुझे पता है कि बीजेपी की सरकार नहीं है। क्या बीजेपी की गवर्नमेंट ये तो नहीं समझ रही कि ये अपोजिशन पार्टीज के बहकावे में यहाँ पर आए हैं और इस वजह से उनको इस तरीके से ट्रीट किया जा रहा है कि उनके साथ अभी तक बातचीत जो है वो किसी नतीजे पे नहीं पहुंच रही? देखिए, बीजेपी गवर्नमेंट समझ नहीं रही। बीजेपी गवर्नमेंट छोड़िए, प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर मोदी खुद बोल चुके हैं कि इन किसानों को ऑपोजिशन गलत इंफॉर्मेशन देके भड़का रही। तो इसमें कोई दो राय नहीं कि बीजेपी की सिंपल थिंकिंग ये है कि इसको ऑपोजिशन ने भड़काया है और ऑपोजिशन ही इसमें प्ले कर रही है अपना रोल, और देख भी रहा है। इसमें क्लियरली हाथ दिख रहा है पंजाब के चीफ मिनिस्टर अमरिंदर सिंह का। और यहाँ पे जब बैठे हैं तो अरविंद केजरीवाल, जो कि आम आदमी पार्टी के लीडर हैं और दिल्ली के यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं, तो वो भी जा चुके हैं। एक यूनियन टेरिटरी का चीफ मिनिस्टर जो कि लार्जेस्ट ऑपोजिशन है पंजाब में, वो वहां पे गए और वहां की आम आदमी पार्टी वहां पे सारी फैसिलिटीज उनको दे रही है। तो कहीं ना कहीं दिखता है किसका सपोर्ट है। और जहां तक बात यह है कि किसान, तो हमारे यूनियन मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर खुद बोल चुके हैं कि ये किसान हमारे हैं और इन किसान से हम खुद बात करेंगे, देयर इज नो प्रॉब्लम, और हम इसका इशू निकालेंगे। हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर, वो भी इनके साथ टच में हैं, मीटिंग्स चल रही हैं। और मीटिंग्स में अभी कुछ दिन पहले एक ब्रेक थ्रू भी था, लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी सपोर्टेड लोगों ने उस ब्रेक थ्रू को सॉल्व कर दिया और वहीं पे फिर मामला फंस गया और ये किसानों का मोर्चा। लेकिन यहाँ पे इस सारे मामलात में अपोजिशन तो आपने कहा कि वो इनको यूज कर रही है, पाकिस्तान कहां से आ गया? आपके मीडिया में ये खबरें चलाई गई कि आईएसआई इसके पीछे है, आपके मीडिया में इसको खालिस्तान कहा गया, मैंने नहीं कहा। आपकी जो एडिटर कौंसल है उन्होंने ये लेटर एक जारी किया कि भाई एडवाइजरी दी कि ये मीडिया का जो
कह रहा है कि ये खालिस्तान है या ये चीजें नहीं कहनी चाहिए। एक बात। दूसरी बात ये कि आपके मिनिस्टर प्रज्ञा ठाकुर, आपकी जो बीजेपी के लोग हैं और एक मिनिस्टर भी हैं, अभी मैं नाम भूल रहा हूं, मैंने कल ही उनका स्टेटमेंट पढ़ा, और प्रज्ञा ठाकुर दूसरी आपकी बीजेपी की नेता है, वो ये कह रही है कि ये सारे आतंकी हैं, ये सारे टेररिस्ट हैं। अगर किसान आपके अपने हैं तो ये बिहेवियर, आप एज ए इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट क्या समझते हैं कि उनके साथ उनको टेररिस्ट कहना या आतंकी कहना या उनको पाकिस्तान के साथ लिंक करना, आप उनको एक खुद मौका दे रहे हैं कि वो आपके खिलाफ खड़े हों। और अगर वहां पे योगराज सिंह ये तकरीर करते हैं कि कायदे आजम का उस वक्त का विजन ठीक था, अगर कायदे आजम हमें कह रहे थे कि पंजाब अलग देश बना लो, तो हम उनकी बात हमें मान लेनी चाहिए थी। अगर ये आवाजें उठ रही हैं तो ये आवाजें तो बीजेपी के नेताओं के बयान के बाद उठ रही है ना। तो इसमें सारे मामला पे अपोजिशन के साथ साथ आपके हर जगह पे अपोजिशन के साथ भारत में पाकिस्तान को नथी कर दिया जाता है, ये क्या बिहेवियर? देखिए, एक चीज के वहां पे खालिस्तान का लोग वो लेके पहुंचे थे पोस्टर्स, बैनर्स, और खालिस्तान मूवमेंट कहाँ से चल रहा था ये पूरी दुनिया को सबको पता है। वो बहरहाल वो बहुत कम लोग थे, लेकिन थे। अब जहां तक बात ये है कि वो ये सारे टेररिस्ट हैं, नहीं, ऐसा तो कोई नहीं बोलेगा। ऐसा कोई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खुद बोल चुकी है, प्रकाश जावड़ेकर ने खुद बोला ये किसान हमारे हैं। अगर ये लोग टेररिस्ट हैं तो इसका मतलब बीजेपी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बनती है, क्लियरली, ठीक है। अगर कोई टेररिस्ट है और बीजेपी उसे ओन कर रही है कि हमारा है, तो वो बीजेपी टेररिस्ट लेकिन ऑर्गेनाइजेशन बनती बीजेपी ने प्रज्ञा ठाकुर को डिसोन भी नहीं किया, उन्होंने वीडियो स्टेटमेंट है, आप अभी सर्च कर लीजिए, उन्होंने बोला है कि ये सारे देश तोड़ने वाले हैं। मैं सिर्फ इतनी बात पूछना चाह रहा हूँ, समझना चाह रहा हूँ आपसे, क्योंकि आप वहां पे रहते हैं और आप वहां के हालात को देख रहे हैं। अगर कोई ऐसा स्टेटमेंट देता है तो आप नहीं समझते कि लीडरशिप की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो आगे कम से कम उसको कंडेम कर दे कि नहीं भाई ये बात गलत है, और चाहे मेरी पार्टी के नेता ने की है लेकिन मैं इसको कंडेम करता हूँ, ये ठीक नहीं है। तो क्या वजह है कि ये उन चीजों को, जो ऐसी बातें होती हैं जिसकी वजह से ये बातें फैलती हैं, उनको भारत में कंडेम भी नहीं किया जाता? एक एक मिनिस्टर ने ऐसा स्टेटमेंट दिया था कि ये जो किसान प्रोटेस्ट चल रहा है इसके पीछे पाकिस्तान और चाइना है, राइट। लेकिन उस मिनिस्टर से किसी ने इत्तेफाक नहीं रखा। उसके बाद नेक्स्ट डे ही बीजेपी के लीडर्स पे आए और उन्होंने बोला कि नहीं, ये किसान हमारे हैं और हम इनसे बात कर रहे हैं। इनको एंटी नेशनल प्रोजेक्ट करने की बहुत बार कोशिश हुई सोशल मीडिया पे भी, लेकिन वो कोशिशें बेकार गई, ठीक है। इन किसानों के पास, किसानों के डेलीगेशन गवर्नमेंट के ऑफिसर से और गवर्नमेंट के मिनिस्टर से डेली मीटिंग कर रहे हैं। तो इसमें कोई ऐसी बात है नहीं कि ये एंटी नेशनल हैं या टेररिस्ट हैं। और जहां तक बात है योगराज सिंह, तो योगराज सिंह ना कोई लीडर है, ना आज तक इलेक्शन लड़े हैं, ना वो किसानों के लीडर हैं। वो क्या बोलते हैं, उनकी उनकी जिंदगी में सिर्फ एक अचीवमेंट है कि वो युवराज सिंह के फादर हैं। अब उनके बेटे ने कुछ नहीं बोला, जो कि बड़ा क्रिकेटर है। उन्होंने खुद बोला, और वो किस हैसियत से बोला कि मैं युवराज सिंह का बाप हूं। तो भाई उनकी बात सुनता कौन है? वो जो बोलना है, बोलना चाहे बोल लें, उनको राइट है फिर बोलने का। चले ठीक है, देखिए, आपने भारत बोल दिया। अब मैं अगले क्योंकि टाइम शॉर्ट है, मैं एक सवाल मजीद करना चाह रहा हूँ। रोहित भाई ये बताइएगा कि भारत की तरफ से सीज फायर की वायलेशन की गई फ्राइडे की सुबह 10:45 पर, और वहां पे निशाना इस दफा बनी है यूएन की मिलिट्री ऑब्जर्वर्स की गाड़ियां। ये पिक्चर्स हैं उनकी, ये गाड़ियां हैं, और उसकी फुटेज रिलीज की है आईएसपीआर ने, पाकिस्तान ने ऑफिशियली तौर पर। और यूएन भी इस सिलसिला में हो सकता है कि थोड़ी देर में अपनी डिटेल्स दे, क्योंकि दोनों जो जिसमें सवार फौजी थे वो सेफ थे। ये आप नहीं समझते कि ये जो यूएन की मिलिट्री ऑब्जर्वर्स, पाकिस्तान ने यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशंस के मुताबिक उनको एक्सेस दी हुई है, और आज ये बात साबित भी हो गई कि वो वहां पे मौजूद थे, वो वहां पे अफेक्ट हुए लोगों के पास जा रहे थे। अब ऐसी सूरत हाल में जब यूएन की गाड़ियां, आपने भी देखी है, मीडिया कवरेज करते रहे, कि वो दूर से नजर आ जाती है, व्हाइट कलर की होती है, उसके ऊपर यूएन बड़ा सा लिखा होता है, और वो जंगों में भी नजर आ जाती है। ये क्या भारत को इसको कम से कम इसके ऊपर माजरत कर लेनी चाहिए कि उनसे गलती हो गई? और अगर भारत माजरत नहीं करता तो ये चीज तो फिर साबित हो रही है ना कि भारत सीज फायर की वायलेशन करता है और करता रहेगा। देखिए, सीज फायर वायोलेशंस मैं आपको बताऊंगा कि किसकी हैं ये। इससे पहले भी जब मुशर्रफ साहब का टाइम था, तो उस समय, क्योंकि मुशर्रफ साहब ने बोल दिया था कि हम कोई सीज फायर वायलेशन नहीं करेंगे, हमारे पास से नहीं होगी। तो वो 10 साल के टेन्योर में ज्यादातर टाइम
8-9 साल के आसपास कोई क्रॉस बॉर्डर फायरिंग नहीं हुई। जैसे ही मुशर्रफ साहब गए तो इमीडिएटली सीज फायर वायलेशन शुरू हो गई दोनों साइड से। अब दोनों साइड से शुरू होगी, क्यों शुरू हो गई भाई? एक साइड ने बोला, इंडिया ने तो नहीं बोला था कि हम सीज फायर वायलेशन रोक रहे हैं, इंडिया ने नहीं बोला था क्रॉस बॉर्डर फायरिंग रोकेंगे, सिर्फ पाकिस्तान की तरफ से रुकी थी। तो जब वहां से फायरिंग आनी बंद हुई तो यहाँ से भी जानी बंद हो गई। ऐसा ही कुछ बाद उसके एकदम बाद शुरू हो गई, जब पाकिस्तान से फायरिंग शुरू हो गई तो यहाँ से भी। इंडिया हर बार हमेशा ये बोलता रहा है कि सीज फायर वायलेशन होती क्यों है, क्योंकि टेररिस्ट को क्रॉस कराना होता है और उस एरिया में पेट्रोलिंग को अटैक में लेकर के टेररिस्ट आराम से निकल सकते हैं, इसलिए फायर वायलेशन होती हैं। तो ये वायलेशन अब भी चल रही हैं और कौन पहले करता है इस पर अच्छा, मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए, कौन पहले करता है? आप ये नहीं समझते कि यूएन के मिलिट्री ऑब्जर्वर्स जिनको एक्सेस पाकिस्तान में कश्मीर के हर इलाके में है, और आज आपने ये देख भी लिया, तस्वीरें दिखाई पाकिस्तान में, भारत उनको एक्सेस नहीं देता, क्या इसका हल के लिए हमें यूएन के मिलिट्री ऑब्जर्वर्स को भारत को एक्सेस दे देनी चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए? कि कौन करता है? और ये जो आप हर दफा एक भारत वावेला करता है कि हम शायद यहां से टेररिस्ट भेजते हैं, तो वो भी खत्म हो जाए कि मिलिट्री ऑब्जर्वर्स वहां पे आपकी साइड पे बैठे हो, वो भी देख लें, क्योंकि यहाँ पे तो मिलिट्री ऑब्जर्वर्स फिर रहे हैं और ओपनली फिर रहे हैं। वहां पे कश्मीर में उस साइड के, आपकी साइड वाले जो पाकिस्तान जिसको ऑक्युपाइड कश्मीर ही कहता है, भारत का जो ऑक्युपाइड कश्मीर है, उसमें मिलिट्री ऑब्जर्वर्स को एक्सेस क्यों नहीं दी जाती मेरे भाई? यूएन के जो मिलिट्री ऑब्जर्वर्स हैं वो इंडियन साइड वो किस चीज के लिए है? वो किस चीज के लिए? दिस यूएन मिशन जो है वर्ल्ड का सबसे पुराना यूएन मिशन है। वो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर लाइन जो होती थी, जिसे लाइन ऑफ कंट्रोल कहते हैं, ये उसके लिए है कि सीज फायर वायलेशन ना हो। ये इतने साल से यहाँ पे हैं, पूरे सीज फायर लाइन पे, पूरे लाइन ऑफ कंट्रोल पे ये जाते हैं इंडिया साइड में। किसने आज तक यूएन ने नहीं कभी बोला कि हमें एक्सेस रोकी गई है, तो पाकिस्तान क्यों बोलता है? पाकिस्तान कौन होता है ये क्लेम करने वाला? जब यूएन ने नहीं बोला हमारी एक्सेस रोकी गई है, वो आराम से घूमते हैं, पूरी रिपोर्ट देते हैं। अब इस बार वो रोहित भाई, रोहित भाई, यूएन ने कहा है कि हमें एक्सेस दी जाए। यूएन ने एक दफा नहीं, काफी दफा कहा है कि हमें, जब आपने खासकर 5 अगस्त के बाद के स्टेप्स हुए, उसके बाद यूएन ने काफी दफा कहा कि हमें वहां पे मूव करने की आजादी दी जाए। आपको पता है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल के ऑफिस को भी आपने सील कर दिया। ये मेरा आखिरी क्वेश्चन है ताकि डिबेट को वाइंड अप करें, आप अपना कमेंट दे दीजिए। अच्छा, एमनेस्टी इंटरनेशनल के ऑफिस जो सील हुआ वो वो अपनी वायलेशंस पे हुआ, ठीक है। और एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या वो यूएन की बॉडी है? नहीं। और एमनेस्टी इंटरनेशनल पाकिस्तान में है, और पाकिस्तान में उसके होने के बाद क्या पाकिस्तान में वायलेशंस नहीं हो रही? क्या महक कुमारी वाला केस नहीं हुआ? क्या आरजू वाला केस नहीं हुआ? तो वो ह्यूमन राइट्स वायलेशन पाकिस्तान में भी हो रही है और उसके सामने हो रही है। तो ऐसा कुछ अगर, क्या वो अलादीन का जिन नहीं है कि वहां पे एमनेस्टी इंटरनेशनल का ऑफिस होगा तो सारी वायलेशन बंद हो जाएंगी? पहली चीज। दूसरी चीज, यूएन ने बोला, जब 370 हटी उसके बाद यूएन ने बोला हमें एक्सेस दी जाए। तो एक्सेस कहाँ की मांगी? एक्सेस कहाँ की मांगी? उधर की, कश्मीर की। ये बॉर्डर वाला एरिया एक अलग इशू है, कश्मीर एक अलग इशू है, राइट? वो बॉर्डर के लिए है। उनको एनओसी भाई, हमारा तो क्लेम यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशन के मुताबिक मैं तो बात कर रहा हूँ ना। ऐसे तो हमने भी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, एनीवे रोहित भाई, मेरा ख्याल है कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू पहुंच गया, बहुत शुक्रिया। और मैं सिर्फ एक बात कहूंगा कि एमनेस्टी इंटरनेशनल अगर पाकिस्तान में है तो पाकिस्तान की वो रिपोर्ट देता है, तो हम, वो रिपोर्ट आती है और पाकिस्तान में हम उसको ये नहीं कहते कि निकल जा। अगर वो भारत पे मोदी खिलाफ रिपोर्ट देता है तो बड़ा खाली बर्दाश्त कर लेना चाहिए। लेकिन बहुत शुक्रिया, आपके साथ दोबारा हाजिर होऊंगा सर, एक और डिबेट करेंगे। अभी इजाजत दीजिए। फाइनल जवाब ले लीजिए, फाइनल जवाब ले लीजिए। जी 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 जी, 30 सेकंड सर, बताइए। 30 सेकंड ना। तो बात कुछ ऐसी है कि यूएन की जो यहाँ पे है, हम लोगों ने बाकी सारे एम्बेसडर्स लेके गए, यूएन वाले जा सकते हैं, अपनी मर्जी से जाएं। जब मेरे रिपोर्टर जा रहे हैं, यहाँ से जर्नलिस्ट वहां जाके कर रहे हैं, तो वो यूएन को एक्सेस क्यों नहीं है? वो क्यों यूएन बोल रहा है कि हमें एक्सेस दी जाए? और जहां तक बात है कि बॉर्डर पे कोई बैठे, बॉर्डर का मामला है, वो बॉर्डर के लिए आए हैं। आप कहते हैं कि इंडियन साइड ऑफ कश्मीर हमें, हम
हमारे लिए इशू है, तो भाई पाकिस्तानी साइड ऑफ कश्मीर भी तो हमारे लिए इशू है, ठीक है ना, तो उधर का भी तो तो फिर हमें इसका हल देखना तो यही पड़ेगा। है ना। बहुत शुक्रिया रोज भाई, बिल्कुल ऐसा ही है कि दोनों साइडों को कम से कम मिलिट्री ऑब्जर्वर्स को वहां पे खुली छुट्टी देनी चाहिए। एनीवे, अगली डिबेट में दोबारा हाजिर होंगे, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।